जो मैसेज ममता बनर्जी देना चाहती थी केंद्र सरकार को, उन्होंने वो मैसेज दे दिया। और यही कमोबेश स्थिति इसके पहले भी हुई थी, जयललिता के समय तमिलनाडु में भी। वहाँ के सीएम को विथ चीफ सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिशियल मैंडेटरी होना चाहिए कि या अपने फ़ायदे के लिए उनके साथ जुड़ते हैं, अगर वो वहाँ से हटता है तो वो दूसरे के साथ जुड़ते हैं। कोरोना महामारी से जब मरने की रिपोर्ट आई तो ऐसी स्थिति में 4 लाख रुपए देने की जो बात उठी है, जयप्रकाश जनता दल इस डिमांड को कि 4 लाख रुपए सभी कोरोना मृतकों को दिया जाए। पंकज जी, अभी जो बंगाल और केंद्र सरकार के बीच में जो चीफ सेक्रेटरी अलप्पन बंदोपाध्याय को लेकर के जो बातें हुई है, तो भारत की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ने का आपको दिखता है? सभी को मेरा नमस्कार। जितेंद्र जी, आपने अभी बंगाल पे जो नौकरशाही को लेकर के जो चर्चा या विवाद खड़ा हुआ है, इसको लेकर के जो आप प्रश्न कर रहे हैं, ये भी एक पॉलिटिक्स का पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। एक राजनीति जनता के बीच होती है, जो आप देखते हैं एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर, दूसरी पार्टी पहली पार्टी के ऊपर दोषारोपण करती है, जिससे जनता जिसको समझती है। और इस केस में एक सर्टेन परसेंटेज है पब्लिक का जो इस विवाद को समझ पाएंगे या उनको समझ में आएगा कि ये किस तरह की पॉलिटिक्स हुई। देखिए, यहाँ पे अधिकार क्षेत्र की बात हो रही है। जो मैसेज ममता बनर्जी देना चाहती थी केंद्र सरकार को, उन्होंने वो मैसेज दे दिया। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि यह कोई पहली बार ऐसा हुआ है। आप देखिएगा 2020 में भी ममता बनर्जी ने 4 अधिकारियों के लिए उन्होंने धरने वरने भी दिए, ये सब किए। तो उस समय भी उनको यही कहा गया था कि सेंट्रल डेपुटेशन पे इनको कॉल किया गया था और स्टेट गवर्नमेंट ने उनको रिलीव नहीं किया और उनको वहाँ पे ही और उल्टे अच्छे पदों पे स्थानांतरित करके उनको बिठाया गया। और यही कमोबेश स्थिति इसके पहले भी हुई थी, जयललिता के समय तमिलनाडु में भी। जब डीएमके के यहाँ छापा पड़ा था, जो टीम गई थी, उसमें अधिकारियों को लेकर के जो कार्रवाई हुई थी, उस समय भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी कि जयललिता ने, एआईडीएमके सरकार ने उनको रिलीव नहीं किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स आए थे उनको डिनाई कर दिया था। अभी स्थिति यही हुई है। यहाँ पे जो रूल मैनुअल हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज के, उसके अकॉर्डिंग केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्ति पे, डेपुटेशन पे जो भी ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए होता है या ऑलरेडी वहाँ वो काम कर रहे होते हैं, तो उनकी अनुशंसा राज्य सरकार के लिए ज़रूरी होती है। जैसे रिलीव करने का पावर तो ममता बनर्जी को ही है, चूँकि सरकार में अब सीएम है। अगर अब देखिए, इसी बात को लेकर के ममता जी ने कह दिया कि अगर मैं अपने जो बंगाल के कई ऑफिसर ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेपुटेशन पे हैं और मैं बिना पूछे उनसे उनको वापस बुला लूं तो क्या अच्छा लगेगा। कहने का मतलब ये है कि इस बार की राजनीति बंगाल की बड़ा दिलचस्प रही। एक तो सत्ता को लेके रही, ममता बनर्जी दुगने दम से आ गई, अब उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। राज्यपाल भी वहाँ बहुत समय समय पर तरह तरह के बयान दिए। मोदी जी जब गए, हमारे प्रधानमंत्री गए, तो अभी का मामला थोड़ा डिफरेंट था। चुनाव के दौरान किसी ने क्या कहा नहीं कहा, ये एक अलग चीज़ थी। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर देश का एक प्रधानमंत्री गया है, हमारे प्रधानमंत्री जब बंगाल में गए हैं और वो भी तूफ़ान का जायज़ा लेने या किसी और को लेकर के इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, और उस समय प्रोटोकॉल के तहत या अर्जेंसी के तहत भी वहाँ के सीएम को विथ चीफ सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिशियल मैंडेटरी होना चाहिए कि बैठें और चीज़ों को समझें, क्योंकि डिमांड उन्हीं को देनी है। प्रधानमंत्री गए हैं एक दिन के लिए, उनको देखना पड़ेगा। यहाँ बात नरेंद्र मोदी जी की, यहाँ बात ममता बनर्जी जी की नहीं हो रही है। यहाँ बात एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री के बीच एक जो विवाद उत्पन्न हो गया है, इस पे हो रही है।
और पद की जहाँ तक बात है तो भारत देश की जो जनता है उन्होंने उनको अधिकार दिया है, उन्होंने उनको बैठाया है कि आप प्रधानमंत्री पद पे रहिए और आप मुख्यमंत्री पद पे रहिए। तो ये जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन आपसी रंजिश में किसी भी प्रकार का इस तरह का कार्यवाही मेरे ख्याल से उचित नहीं है, एक गलत ट्रेंड बन जाएगा और अदर राज्य सरकारें भी इसी तरह का मिसाल पेश करने लगेंगी। इसमें बहुत हद तक नौकरशाही डायरेक्टली प्रभावित होगी, क्योंकि उस समय उनको भी लगेगा कि जो सीएम मजबूत है, जो हमारे पक्ष में है, अब जैसे इन्होंने दे दिया, अभी उनको प्रिंसिपल एडवाइज़र बना दिया, प्रमुख सलाहकार बना दिया। बहुत अच्छा खेल खेला, लास्ट डे रिटायरमेंट था, जब तक इनको दोबारा नोटिस गया कि ठीक है जी मंगलवार को आपको ज्वाइन करना है, तब तक सोमवार को ही रिटायरमेंट के समय वो करवा दिया, रिटायर करके, और उनको बना दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है? पावर ये है कि अब इनके जो रिटायरमेंट कम डेथ बेनिफिट जो होता है वो सब सारी चीज़ों को हेर फेर कर सकते हैं। जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो उनको ग्रेचुटी है, अदर बेनिफिशियरी की चीज़ें हैं, वो सब को रोकना या कुछ करना, ये सब कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत मायने नहीं रह जाता है इस लेवल के ऑफिसर के लिए। अब वो एक राजनीतिक कदम की ओर भी बढ़ गए। भाई बताइए, ममता बनर्जी के जो सीएम का जो पावर है, अब उसको तो एज्यूम कर रहे हैं वो, और एक तरह से वो वहाँ के सीएम ही हो गए। तो यहाँ पर यह जो हुआ है, यह देश में केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को लेकर के इस मामले में मैं समझता हूँ कि यह अच्छी परिपाटी नहीं है। यहाँ पे ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री का डिसरेस्पेक्ट किया। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के नाते गए थे, न कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में या प्रचारक के रूप में गए या पार्टी के पदाधिकारी के रूप में गए थे। एक भारत सरकार की एक पद के गरिमा को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी को और उनके चीफ सेक्रेटरी को जरूर उतना मान सम्मान देना चाहिए था और उनकी बातों को ऑनर करना चाहिए था। अच्छा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इससे नौकरशाही में अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं अपने नेताओं के प्रति बढ़ेगी, तो इससे क्या भारतीय राजनीति पर या भारतीय की जनता पर फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग अपने राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के अनुसार काम करेंगे? एकदम बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है, आज भी नौकरशाही किसी पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनके सरकार में आए मंत्री या अपने फ़ायदे के लिए उनके साथ जुड़ते हैं। अगर वो वहाँ से हटता है तो वो दूसरे के साथ जुड़ते हैं। यह परिपाटी तो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन सवाल उठता यह है कि जहाँ ये जो बंगाल का जो अभी घटनाक्रम हुआ, इसमें जिस तरीके से कोई एक सीएम जो बहुत ही राज्य के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा सीएम अगर इस तरह से ब्यूरोक्रेसी को लेकर के राजनीति करता है तो यह अच्छा नहीं है, और इससे ब्यूरोक्रेसी भी प्रभावित होगी। और ज़रूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री के साथ सभी लोग अपनी प्रतिबद्धता को दिखाएं। जब ये ऐसा दिखाने का समय आएगा, कोई ऑफिसर ऐसा होगा जो कहेगा कि नहीं जी, हम तो अपना दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाएंगे। या हो सकता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन हो, उसके प्रति दिखाए कि ठीक है तुम्हारा समय आएगा तो हम तुमको ले लेंगे। तो यह तो एक, हालांकि ये तो देखने में आया है, पहले से भी चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी सीबीआई को, ईडी को खुलेआम है कि ये एक डंडे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ आकर के सीबीआई क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यह एक जांच एजेंसी है, लेकिन काम करने का तरीका देखिएगा तो ये सीधे दंडाधिकारी के रूप में करते हैं। ये जांच नहीं कर रहे हैं, डिसीजन देना शुरू कर देते हैं। तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, जांच तो साथ में कर ही रहे होते हैं। उसी तरीके से ईडी को देख लीजिए, जिस तरीके से वो सम्मन जारी करते हैं, सम्मन जारी करने बुलाते हैं, जिस तरीके से लोगों को समझाते हैं, या ऊपर से जैसा आदेश आता है जिस तरीके की जांच करते हैं, तो यह तरीका किसी न किसी सरकार के इंडिपेंडेंट संस्था हम कहते हैं, लेकिन काम करने से लगता है कि कहीं न कहीं ये दबाव में रहते हैं और किसी के न किसी के प्रति इनके हेड प्रतिबद्ध होते हैं
कि हम आपके कार्य को संपन्न करके देंगे ताकि आने वाले समय में मुझे कोई अच्छा इनाम मिले। तो ये तो है ही, एक साठगांठ ब्यूरोक्रेसी और राजनीति के बीच रहती है, होना भी चाहिए, लेकिन अच्छे के लिए होना चाहिए। यह नहीं कि एक दूसरे को हम द्वंद्व में हराने की कोशिश करने के लिए ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल करें। बहुत सारे जगहों पे यहाँ ऐसे भी ऑफिसर हैं जो निष्पक्षता से अपना काम कर रहे होते हैं और वो नहीं दिखाते हैं तो वो कन्विक्ट भी हो जाते हैं। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में 2-4 आईपीएस, 1-2 आईपीएस ऑफिसर हैं, 1-2 आईएएस ऑफिसर हैं, उनको कन्विक्शन किया गया, वो सरकार कुछ कर रही थी, कुछ कर रही थी। या ऐसे और भी हैं, गुजरात कैडर के भी आईपीएस ऑफिसर रहे, ये सब रहे, होता है। लेकिन यह जो मामला बंगाल का हुआ, ये बहुत ही एक तरह का गलत मॉडल पेश हो गया और यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी। एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर किसी समस्या को लेकर के वहाँ गए थे और उसमें हमारे ख्याल से सीएम को और उनके प्रमुख सचिव को वहाँ मौजूद रहना चाहिए था जब तक कि मीटिंग चल रही थी, क्योंकि बंगाल की जनता के लिए, उनके लिए राहत पैकेज के लिए सब डिस्कशन होना था। और मुख्यमंत्री के वहाँ नहीं रहने से बहुत सारी बातें नहीं हो पाई होंगी और यह जो है दरार बढ़ता गया और ये परिपाटी ठीक नहीं है। अच्छा, बात करें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, तो मोदी सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर ज़्यादा हाइपर है कि इसको करना ही करना है। तो क्या ये देश के हित के लिए है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? देखिए, ये भी एक तरह का पॉलिटिकल हंगामा वेदांता है कि भाई आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, अब सवाल उठता है कि जो लोग जानते हैं वो तो यही सोचेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आज आया, कल डिज़ाइन बना, आज अप्रूवल हो गया, फटाफट बनने लगा। ऐसा नहीं है। इस प्रोजेक्ट का डीपीआर तैयार होने में बहुत पहले से ये चल रहा था और अब रहा सवाल कि कह रहे हैं कि कोरोना टाइम में पैसे की जब खर्च हो रही है तो कोरोना में जो बजट जा रहा है, केंद्र सरकार को घेरना ही है, तो केंद्र सरकार कहाँ से पैसा उठा रही है? आज पेट्रोल की कीमत देखिए, 105 रुपये तो आज हो गया। हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को इतना ज़्यादा पे कर रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस को हम देख ही नहीं पाते हैं। हम इनकम टैक्स पे ध्यान देते हैं, हम हर चीज़ में इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं। कुछ खाते हैं तो भी टैक्स पे कर रहे हैं, तमाम तरह के टैक्सेस हो रहे हैं। जो सरप्लस टैक्सेस, बहुत सारे सरचार्ज लगे हुए हैं, आपको पता ही नहीं क्या क्या होता है। तो पैसे की कमी का हवाला हम कोरोना को लेकर दे नहीं सकते। कोरोना के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में बहुत पैसे जा रहे हैं। हमारे इतने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये सब ने मदद किया है, सबको कर रहे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आइकॉनिक प्रोजेक्ट है पूरे इंडिया के लिए। और आज के डेट में जब हम ग्लोबल मार्केट में अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं और वैश्विक दौर है ऐसा विश्व स्तर पर कि हम फाइट कर रहे हैं अपनी मैकेनिज़्म से कि भाई हमारे यहाँ किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये है वो है। दूसरी बात कि हमें उतना पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बिल्डिंग का जो भी डेंसिटी वगैरह का चेक करने के साइंटिस्ट हों, डिपार्टमेंट हों, रिपोर्ट दिया कि ठीक है, इन पे बहुत ज़्यादा लोड अब कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। तो शुरुआत कहीं ना कहीं करनी थी और जब शुरुआत हुई तो अब इसको बीच में रोकना संभव भी नहीं है और मेरे ख्याल से इस पर कोई असर नहीं पड़ना है। ये जो लोग बात कर रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चला करके बहुत ज़्यादा ये कर दिए, महल बन रहा है, कई लोगों ने तो इतना बेवकूफ़ी भरी बातें करी। मोदी जी का महल, हमारे ख्याल से अपोजिशन में किसी ने लेटर बुलाया कि मोदी जी का घर, मोदी जी का घर है ही नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री का घर है। आज मोदी जी हैं, कल कोई और होगा। यह तो एक रूटीन प्रोजेक्ट है जो चल रहा है और चलना भी चाहिए, चलते रहने देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की काम ये सब चल रही है, उसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। पैसा बजट है कि नहीं है, जनता अगर भूखे मर रही है, जनता को अगर इलाज नहीं हो रहा है, अब इलाज की बात आई है, हॉस्पिटल की बात आई है, तो हॉस्पिटल के भी सैंक्शन हुए हैं। सारे स्टेट को कोरोना महामारी के तहत आपदा प्रबंधन जो रिकमेंड किया था उससे सब स्टेट को हॉस्पिटल के लिए पैसा दिया गया। अब हॉस्पिटल बनाए सभी स्टेट अपने अपने, तो पैसा दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रोकने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसकी नीड अभी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इस पर बहस करने का या लोगों को ओपिनियन देने का खैर छूट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। भारत सरकार एक संवैधानिक दायरे में काम करती है, संविधान में हमारा प्रावधान है, हम अपनी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन अधूरी जानकारी में कोई ओपिनियन अगर देंगे तो वो मुश्किल होगा। लेकिन मेरे ख्याल से जितनी मेरी जानकारी है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ठीक है, कंप्लीट भी होना चाहिए, टाइम पे चलते रहना चाहिए।
पंकज जी, अभी आपने कहा जैसे कोरोना महामारी में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को काफ़ी बजट भी दे रही है, तो कोरोना से लाखों मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कोरोना बीमारी से बड़ा दुख की बात है कि किसी का कोई ऐसा परिचित नहीं है, चाहे सगे संबंधी हो, दूर दराज हो, दोस्त हों, सबके कान में ये सुनने में आई है कि इनके घर में एक मृत्यु हुई और वो एक बड़ा डिजास्टर हो गया। कई जगह तो ऐसा हुआ कि पेरेंट ही चले गए, बच्चे बेचारे अनाथ हो गए। तो सरकारें अपने अपनी जगहों से कह रही हैं कि हम, कोई कह रहा है कि हम इनका खाना खर्चा उठाएंगे बच्चों का, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े के जाने के बाद एक घर की जिम्मेदारी होती है और वो घर बड़ा तरस रहा है, अब कैसे अपने ज़िंदगी की गाड़ी शुरू करे, कैसे, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और बीमारी में पैसा भी चला गया। तो आपदा प्रबंधन के रिकमेंडेशन पे राष्ट्रीय आपदा जब घोषित होती है, तो कोरोना महामारी से जब मरने की रिपोर्ट आई, तो ऐसी स्थिति में 4 लाख रुपए देने की जो बात उठी है, वो 4 लाख जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके परिजनों को 100% जितने कोरोना से मृत्यु हुई है उनको 4 लाख रुपए अनुदान के रूप में भारत सरकार को देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इससे उनको नई जीवन शुरू करने में एक मौका मिलेगा। हाँ, जो लोग सक्षम हैं, जिनके घर में ऐसा हुआ है, अगर वो अपनी एक स्वेच्छा से उस पैसे को डाइवर्ट करके सरकार इस पे वो करे कि भाई आप सक्षम हैं, आपके यहाँ मृत्यु हुई है, तो आपका पैसा किसी गरीब को ऐसा को दे दिया जाए जिससे आपका नाम उसमें अटैच किया जाए कि भाई आपने छोड़ा है इस उसको और किसी गरीब को दिया है। ऐसा कोई स्कीम लगाया जाए जिससे नीडी को मिल जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड में नहीं है, उनका दुकान था या कुछ भी है, पैसा नहीं है, हम खाने के मोहताज हो गए हैं, तो जिनकी मृत्यु हुई है एटलीस्ट उनको 4 लाख रुपए सरकार को 100% लोगों को देना चाहिए जिनकी मृत्यु हो गई है कोरोना से। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ कि जयप्रकाश जनता दल इस डिमांड को कि 4 लाख रुपए सभी कोरोना मृतकों को दिया जाए, यह डिमांड को हम अपने पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, सभी को कहें कि आप लोग इस कार्य को संपन्न कराने में या सरकार पे इस चीज़ के लिए, ऐसे प्रावधान को लाने के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार को एक दबाव बनाएं जिससे उन गरीबों को राहत मिले। और जिनको भी अगर यह लगता है कि यह सही है, मिलना चाहिए, तो जयप्रकाश जनता दल के कार्यकर्ताओं से, जो भी हमारे लोग हैं अदर स्टेट में, उनसे संपर्क करें और उनसे एक रिप्रेजेंटेशन लिख करके दें और अपनी डिमांड को रखें। और हम चाहते हैं कि सरकार इनके मांग को सुने और इस बाबत इतने पैसे अपने कोरोना मृतकों के नाम पर रिलीज़ करें। समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।